हाँ हेडिंग लगो बेटा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, सॉरी एवोगैड्रो नंबर नहीं, एवोगैड्रो लॉ। क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो जाता है। देखो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है बेटा, एवोगैड्रो लॉ का कहना ये था कि किसी भी, सिंपल सी बात है, आप ही समझ जाओगे कि मैंने एक काल एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर में मैंने केवल और केवल क्या किया है, वॉल्यूम फिक्स रख लेते हैं। वो वॉल्यूम फिक्स रख ले मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा हूं और इसका टेम्परेचर भी मैं कांस्टेंट रखा हूं। अब आपको करना कुछ नहीं है बेटा, बताओ इसका वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम क्या बोल रहा हूं, इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, पी मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख रहा हूं। गड़बड़ कैसे हो रहा है। अच्छा क्या करना बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसके अंदर में मैं डाल रहा हूं, मान लो 100 मोल ऑफ गैस। बताओ 100 मोल ऑफ गैस करूंगा तो वॉल्यूम इसका कितना है, इतना, मतलब भी बोल सकते हैं। अब क्या करो, इस नंबर ऑफ मोल को इंक्रीज कर दो, मतलब 1 यहां से लेके आप 10,000 ले जाओ। बताओ नंबर ऑफ मोल अगर आप बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अणुओं की संख्या बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा ना कि नहीं इंक्रीज होगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल के इंक्रीज होने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन अगर जैसे मान लो आपने बोला है कि 100 मोल पर इसका वॉल्यूम भी है, अब इसका वॉल्यूम को, इसका नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज कैसे, यहां से आप डिक्रीज करके कितना ले जाओ, 50 मोल्स। अब 50 मोल के अंदर मतलब ये हुआ कि गैसेस मॉलिक्यूल कम स्पेस घेरेंगे और कम स्पेस घेरेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल के डिक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ गैस भी डिक्रीज होता है। तो ये क्या पता चल रहा होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। लिख सकते हैं क्या, ये कहना चाहता है। पहले लिखते हैं फिर इसको ड्राइव भी करवाते हैं। लिखो जरा, लिखना, स्क्रीन से बाहर तो नहीं चला गया, स्क्रीन के अंदर में ही है वैसे। लिखना बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर एवं प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एवं प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम, किसी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, आप हिंदी में लिख सकते हो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिख लिए, चलो अब ड्राइव करते हैं। ऐसे लिखना बेटा, यदि हम ऐसे बोलते हैं कि इफ, यदि, देखो देखो, यदि गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम भी एवं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n हो तो क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, बता दो। इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बेटा, V और यहाँ पर N। इसको और क्या लिख सकते हैं, B अपॉन N इज इक्वल टू K। सेम आपको करना है कि नंबर ऑफ मोल पर इतना इतना जो लोग पहले किया करते थे, आप चाहो तो कर भी सकते हो, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यदि नहीं N1 एवं N2 मोल्स पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, V1 एवं क्या हो, V2 हो तो बाकी तो कर ही लोगे मेरे ख्याल से। तो क्या बन जाएगा, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू K N1। इधर लेके आ जाऊं तो B1 अपॉन N1 इज इक्वल टू K, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बना सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, V2 इज इक्वल टू K N2 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वल कर दे, मैं नीचे लिखूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर N2, तो लिख लेना यहाँ पर
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट लिख दूं? तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। और क्या लिख सकते हैं इसको? V1 बाई V2, N1 बाई N2। यही आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बेटा एवोगैड्रो नंबर्स, एवोगैड्रो लॉ हो गया। आगे हम लोग इसे कंबाइन लॉ पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रही हो? पढ़ना है तो नेक्स्ट लिखो कंबाइन लॉ, और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे भी, देखिएगा। कंबाइन लॉ का मतलब होता है सारे के सारे लॉ जितने अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे लॉ को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देंगे। देखो कैसे, देखो जरा बेटा, हेडिंग डालो कंबाइन लॉ। और जब हम ये चीज पढ़ लेंगे उसके बाद डायरेक्ट हम थर्मोडायनेमिक में कूद सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे अगर लंच ब्रेक के बाद ही बोलोगे ना थर्मोडायनेमिक में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस मैंने दिया है तो आएगा वहाँ से। तो इसको पढ़ने के बाद, इसको बिना पढ़े हम थर्मोडायनेमिक पढ़ नहीं पाएंगे। रीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ये चीज़ें। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलता है बेटा जितना इक्वेशन अभी तक पढ़े हैं, जैसे बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो, तीनों लॉ को हम मिला देंगे। तो यहाँ पास लिखते हैं, लिखो वी नो दैट। क्या लिखते हैं बेटा? वी नो दैट फ्रॉम, क्या बोल, बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्या बेटा? बॉयल्स लॉ। क्या पढ़े हैं बताओ? बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यही था क्या? कंफर्म? अच्छा, दूसरा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्या पढ़ के रखे हैं बताओ? फॉर्मूला लगाओ यहाँ पास, BT CP, नहीं BT GV और CP। कौन सा है? चार्ल्स। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उसके बाद क्या पढ़े हैं बेटा? एवोगैड्रो, नहीं वो सॉरी क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो। तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, एक गड़बड़ कैसे हो रहा है यार, एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ के रखें बेटा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, एक साथ लिख सकते हैं क्या? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? N, और यहाँ पर T, और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P। साइन को हटाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, मैं R लिखता हूँ, ठीक है, और ये T अपॉन P इधर लेके चले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? nRT लिख सकते हैं ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? या इसको कंबाइन इक्वेशन भी आप बोल सकते हो, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल में तो ये लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसमें बहुत आर है, जो मैं आर बोला हूं, आर को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अब हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8.314 जूल केल्विन में लिखवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको क्या नाम बोला मैं? आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। इस बात को ध्यान रखना, 4 N मोल लिखा हुआ है भाई। बेटा अगर मैं 1 मोल के लिए निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, अगर ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, कितने मोल के लिए है? N। लेकिन अगर मैं 1 मोल बोलूँगा तो N की जगह पे क्या रख दूंगा? 1। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 4 1 मोल, 1 मोल क्या बन जाएगा? N इक्वल टू 1। तो PB इक्वल टू RT बन जाएगा क्या? तो PB इक्वल टू RT। बस यही आपको सॉल्व करना था। यहाँ तक क्या बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आप उससे कैसे ड्राइव कर पाएंगे। तो आप इस तरह से ड्राइव करवा सकते हो। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है R की वैल्यू, R का निकालते हैं यूनिट। पहले एक बार चेक कर देख लेते हैं, उसके बाद लिखाइएगा यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R, या गैस कांस्टेंट लिखते हैं, R ना लिख के गैस कांस्टेंट लिख रहा हूँ। और गैस कांस्टेंट का बताओ कैसे निकालेंगे? अगर मुझे R की यूनिट निकालनी है तो सारे टर्म्स किधर लेके आ जाऊं? क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, PV अपॉन NT। इसको थोड़ा अपने आदत के अनुसार लिखें। PV अपॉन क्या हो जाएगा? NT। बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन मीटर है, क्या बोले थे? पास्कल। अच्छा, बताओ वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर। इसका क्या होता है? इसका बताओ, मोल। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। यही है ना?
बस यही बन गया। अगर चाहो तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख देता हूं मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा लीटर, मोल को ऊपर लेके जाऊंगा, मोल इनवर्स हो जाएगा क्या, और ये केल्विन इनवर्स। इतना सॉल्व करो जरा, ये इसका यूनिट है, पर हम लोग इसकी वैल्यू भी निकालेंगे 8.314 जो भी होता होगा निकाल लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले सॉल्व करो इसको। ऐसी हाल थी मेरी, बहुत बुरी हाल थी। चलो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा गे-लुसाक। इसको नहीं करे अभी तक? गे-लुसाक लॉ, बहुत कम चांसेस है पर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ये बहुत कम चांस आता है। देखो क्या बोलता है, सब ध्यान से देखना, इससे हम लोग मिलता जुलता एक बार पढ़ चुके हैं चार्ल्स लॉ के अंदर में। चार्ल्स लॉ में पढ़े थे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ऐसे पढ़े ना। सेम चीज ये भी बोलता है, बट इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे मैं ट्रिक से ही बता चुका हूं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, दो ही चीज वेरी कर सकता है, इसका प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। तो इसने ये देखा कि जब मैं किसी भी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूं तो उसका प्रेशर 1/273 टाइम इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 1 सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, लेकिन इसी तरह से आप टेम्परेचर को क्या करो, 1 सेंटीग्रेड डिक्रीज कर दो तो प्रेशर क्या बन जाए, कितना डिक्रीज हो जाएगा, 273 डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे इसका कहना था। तो पहले डेफिनेशन लिखे कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का प्रेशर टेम्परेचर नहीं, किसी भी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर गैस का प्रेशर 1/273 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। लिख लें, लिखो, लिखना इस नियम के अनुसार या गे-लुसाक के अनुसार, आप जो भी लिखो, इस नियम के अनुसार कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस के टेम्परेचर को, किसी गैस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज, 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम 1/273 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है इतना टाइम, तुम बोलते हो 73वां बोलते हो कुछ, हाँ वही इसका मतलब होता है। हाँ, 1/273 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। चलो देखो, सेम आपको करना जो हम लोग पहले करे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद जाकर डिफाइन भी कर लेंगे। मान लो एक किसी गैस का प्रेशर पहले P0 था और उसके टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करूंगा मैं, T सेंटीग्रेड। ध्यान रखना ये क्या है बेटा, सेंटीग्रेड में T सेंटीग्रेड इंक्रीज करूंगा तो उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर P0 से कितना इंक्रीज होगा, 1/273। ठीक है, बताओ इसको, ये बताओ आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, 1 सेंटीग्रेड। T टेम्परेचर इंक्रीज किया हो ना, तो यहां पास प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा कि T टेम्परेचर पर प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं कि T टेम्परेचर पर प्रेशर पहले उसका P0 था, मैंने T इंक्रीज किया तो उसका इतना टाइम इंक्रीज हो गया, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब आपको क्या करना, जैसे हम लोग पहले भी किए थे, P0 P0 को बाहर निकाल लूं, P0 बोलो P0 बोलो जो भी, तो यहां पास क्या बचेगा बेटा, 1 + T
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 273। बहुत लोग अभी डाउट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1/273 लिख सकता हूँ ना। 1 को t से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा P0 1 प्लस ये हो जाएगा कितना t/273। सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा बेटा P0 273 प्लस t और यहाँ पर 273। इसको बताओ 273 प्लस टी कैपिटल टी होता था केल्विन में, तो क्या कर लूँ P0 यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा कैपिटल टी अपॉन 273। ये तो हमारा PT की वैल्यू है। एक काम करो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि PT इज इक्वल टू P0 बाई 273 और यहाँ पर क्या लिखूंगा T। सेम वही काम करें कि प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट को हटा दें तो क्या बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों होता है इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे जाके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर में, लेकिन सुन लो फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं बता देता हूं क्या है बेटा। प्रेशर की वक्त सेट होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर में रैंडम मूव करते हैं, बताया हूं ना। और रैंडम मूवमेंट करने के दौरान ये कंटेनर के वॉल पर कोलाइड करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके गति करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल्स और जल्दी या और ज्यादा तेजी से कंटेनर के वॉल पर टकराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो एक छत में खड़े हो तुम, ठीक है, और खाली पैर हो, चप्पल नहीं पहने हो, गर्मी की दिन है, आप छत में चले जाओ, भला कम से कम 2-3 मिनट खड़ा रह के दिखा दो, पता चल जाएगा। क्या करना, कूदना शुरू कर दोगे? कूदोगे तो छत के प्रेशर लगेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मूवमेंट की क्षमता बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखना इसका 2-3 चीज और एग्जांपल्स है बेटा। एक क्वेश्चन आता है कि हाईवे में टायर ज्यादा ब्लास्ट होते हैं, क्यों? इसके पीछे रीजन बता रहा हूं। इसका दूसरा चार्ल्स लॉ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर समझते हैं। देखो कैसे, टायर हाईवे में क्या है ना, गाड़ी स्पीड चलते हैं और गाड़ी के टायर्स में भरे जाते हैं गैसेस। तो गैस का होता है कि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जब चलेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल जो टायर के अंदर में भरे हुए हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण, जिसकी वजह से टेम्परेचर जनरेट होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टायर क्या हो जाएंगे, फट जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। दूसरा इसी का और भी आते हैं, कैसे देखना, क्या होगा कि जब ना मेला लगता है, मेले के दिनों में जैसे जैसे अगर भीड़ बढ़ते जाएगा तो वहां पर गुब्बारे की जो ब्लास्ट होने की संख्या है, ब्रस्ट होने की जो संख्या वो बढ़ जाती होगी। देखना बहुत बार फटेगा ज्यादा जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी। इस बार देखना यहाँ जो होगा मनेंद्रगढ़ में, क्या बेटा, वो बहुरूपिया, अगर उसमें कोई गुब्बारा अगर बेच रहा होगा ना तो ध्यान देना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गुब्बारों की फूटने की संख्या बढ़ जाएगी। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सुबह आप गुब्बारा फुला कर रख देना, दोपहर में आप चेक करके देखना। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल और ज्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से गुब्बारे में क्या बढ़ेगा, प्रेशर, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? 2-3 एग्जांपल क्वेश्चन पूछेंगे, बना लोगे? जेरॉक्स करो फिर बताते हैं।